मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, चलिए। तो अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट 3 डेज में कि मेन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, निदान, उसके बाद फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, मेन कॉजेज, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन सी मेन मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं, पंचकर्म के थ्रू में कौन कौन से पंचकर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। सो उत्तर बस्ती इज अगेन अ पार्ट ऑफ द पंचकर्मा। बस्ती जिसको हम बोलते हैं, बस्ती को ही अगर हम सब टाइप्स में डिवाइड करते चले जाएं तो निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, तो इस तरह से बस्ती के ही कई तरह के सब टाइप्स हैं जिनमें से एक उत्तर बस्ती भी आता है। और उत्तर बस्ती आज की डेट में बहुत पॉपुलर इसलिए होता जा रहा है कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं और बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स वाले भी इसको अब यूज़ करने लगे हैं अपने सेंटर्स में, या बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं या फिर वो खुद ही कर रहे हैं। इसीलिए हम वैद्यों का जो ये एक इतना अच्छा टूल है या इतना अच्छा हमारे पास एक स्किल है, इसको हमें यूज़ करना है लेकिन सही तरीके से यूज़ करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि उत्तर बस्ती जो एक इतना अच्छा रिजल्ट्स देने वाला हमारा प्रोसीजर है, इसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, और रिजल्ट मिलने के बजाय कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर उत्तर बस्ती इस्तेमाल करते हैं आप, तो बिल्कुल एक सही तरीके से इस्तेमाल करिए, क्योंकि रॉन्ग मेथड से अगर यूज़ करेंगे उसको तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे। तो उत्तर बस्ती क्या है पहले ये जान लेते हैं। उत्तर मार्ग से जो दी जाने वाली बस्ती है उसको उत्तर बस्ती कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में आचार्य, इसका नाम बस्ती क्यों पड़ा? इसका नाम बस्ती इसलिए पड़ा क्योंकि अजय की बस्ती से ही, जो रियल बस्ती थी उसी से उस समय में बस्ती दी जाती थी, इसलिए इसका नाम बस्ती पड़ गया। और उत्तरोत्तर मार्ग से दी जाती है इसलिए इसका नाम उत्तर बस्ती करा गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में यूज़ होती है, मेल और फीमेल दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेल्स में रूट जो है वो एक ही है। अगर हमें ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें भी देना है तो भी यूरेथ्रा के थ्रू ही देंगे। एंड अगर अगर सीमेन एनालिसिस या सीमेन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है, उस कंडीशन में भी यूरेथ्रा के थ्रू ही दिया जाता है। बट फीमेल्स में देयर आर टू डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट पैसेजेस, या इसका जो रास्ता है वो कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो इसका डिफरेंट रास्ता है जिसे हम सभी जानते हैं, यूरेथ्रा। और अगर यूट्रस में देना है देन वेजाइनल या सर्वाइकल कैनाल के थ्रू हम उत्तर बस्ती देते हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों में ही हम इसको दे सकते हैं। इंडिकेशंस मेन जो हैं, ऑल द डिजीजेस रिलेटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट, मीन्स क्रॉनिक सिस्टाइटिस अगर हो गया है, ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, उस कंडीशन में यूरेथ्रा के थ्रू, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। और अगर फीमेल्स में कुछ मीन्स इश्यूज हैं गायनी से रिलेटेड, फर्टिलिटी से रिलेटेड, तो उन सभी कंडीशंस में हम उत्तर बस्ती दे सकते हैं। मेल में भी मेनली जब ऐसा लगता है कि ऑल द पैरामीटर्स आर ओके, जैसे हमने कल डिस्कस किया था
हार्मोनल पैरामीटर्स भी ओके हैं। एंड हमने जब डॉपलर कराया है, यूएसजी स्क्रोटम कराया है, तो उसमें भी कोई एज सच मेजर इंडिकेशन नहीं है, फिर भी सिमन पैरामीटर्स ठीक नहीं है। शोधन कराने के बाद में रसायन चिकित्सा जिस समय देते हैं, शुक्रवर्धक देते हैं, उसके साथ में उत्तल बस्ती भी दे सकते हैं जब काउंट्स जो है वो बहुत ही लो में है। तो जल्दी रिजल्ट्स देने के लिए हम उत्तल बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फीमेल्स में देर आर मल्टीपल इंडिकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम वेजाइनल रूट। वेजाइना में भी उत्तर बस्ती देने का विधान है, लेकिन उत्तर बस्ती जो है, जो ज़्यादा इफेक्टिव जो है, वो यूट्राइन कंडीशंस में, फेलोपियन ट्यूब्स वाली कंडीशंस में या ओवेरियन कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। वेजाइनल कंडीशंस में हम पिछू धारण करवा सकते हैं। तो इंडिकेशंस जैसे मैंने बताया कि इसके यूट्रस में यदि कोई फाइब्रॉइड है या किसी भी तरह की, इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो इम्प्लांटेशन में कुछ बाधाएं क्रिएट कर रही है, उस कंडीशन में उत्तरबस्ती दे सकते हैं। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज है, चाहे वो कॉर्नल है, फिम्ब्रियल है या मिडिल में कहीं कोई ब्लॉकेज है, उसमें भी उत्तरबस्ती का बहुत अच्छा रोल है। परमानेंट ओपनिंग करता है उत्तरबस्ती एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपी, जो एलोपैथ में है वो लोग ओपन तो कर देते हैं लेकिन दैट इज नॉट द परमानेंट। वो कुछ टाइम के बाद में दोबारा से ब्लॉक हो जाती हैं, बट एक बार आयुर्वेदीय उत्तरबस्ती से अगर ट्यूबल ओपनिंग्स हुई हैं तो वो हमेशा के लिए ओपन हो जाती हैं। देन देयर इज नो ब्लॉकेज अगेन। एंड इसके अलावा अगर लो एमएच की कंडीशन है, उसमें भी उत्तरबस्ती का रोल है। किसी भी तरह के सिस्ट हैं, उसमें भी उत्तरबस्ती का रोल है। या और भी बहुत सारी कंडीशंस, जैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो नहीं ठीक से बनती है, उसमें भी उत्तरबस्ती का बहुत अच्छा रोल है। सो एनी नंबर ऑफ इंडिकेशंस फॉर द उत्तरबस्ती। कोई भी इंडिकेशन में हमें मेडिकेशन चूज करनी है और उस मेडिकेशन के हिसाब से हमें उत्तरबस्ती करना है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं उत्तरबस्ती में? सबसे पहले तो जहां भी आप उत्तरबस्ती कर रहे हैं वो रूम बिल्कुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ, हाइजीनिक कंडीशंस के साथ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया, इट्स अ स्किल्ड प्रोसीजर, हर कोई इसको नहीं कर सकता है। जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं वही करे, बिकॉज बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद में उसी बेड पे लेटाकर उत्तरबस्ती कर रहे हैं। वो वहां पर वो हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में अगर पेशेंट ने कोई इन्फेक्शन कैच कर लिया तो अगेन बेनिफिट्स देने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उत्तरबस्ती जब भी करें, स्नेहन स्वेदन करने के बाद में आप हमेशा एक अलग रूम में विद ऑल द एसेप्टिक प्रिकॉशंस, इंस्ट्रूमेंट्स भी हमेशा ऑटोक्लेव स्टेराइल करके एवरी टाइम, हर पेशेंट में अलग से इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करके यूज करें, और यूज करने के बाद में फिर से वॉश करके उसको ऑटोक्लेव करिए। कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं? सबसे पहले क्लेंजिंग के लिए स्पंज होल्डर, जिसमें हम कॉटन को होल्ड करके क्लेंजिंग करेंगे। उसके बाद में कस्कोज या सिम स्पेकुलम, वॉल्सलम, कभी कभी सर्विक्स को अगर कैच करने के लिए वॉल्सलम का यूज कर सकते हैं। यूट्राइन साउंड, जस्ट टू रिवील कि वेदर द ओवरी सॉरी यूट्रस इज इंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। उसके बाद हमें चाहिए एक सिरिंज 5 ml की, जिसमें हमें अपने ऑयल्स या घृतम को अपलोड करना है। देन कैसे हम पुश करेंगे मेडिसिन को? आईयूआई कैनुला के थ्रू। सिरिंज के आगे हम आईयूआई कैनुला लगा देंगे और उसके थ्रू हम उत्तरबस्ती कर देते हैं। तो ये कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उत्तरबस्ती में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए हमें? ऑटोक्लेव, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करने के लिए। किडनी ट्रे, जिसमें कि हम अपना द्रव्य जो क्लेंजिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको रख सकते हैं। ग्लव्स, हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करिए एसेप्टिक प्रिकॉशंस को मेंटेन करने के लिए। स्वाब्स, गॉज पीसेस। कभी भी जब आप उत्तरबस्ती कर रहे हैं तो बेटाडीन या सेवलॉन का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जब आप
एक आयुर्वेदिक प्रणाली से उत्तर बस्ती कर रहे हैं तो उसमें अपनी ही सारी चीजों का इस्तेमाल करिए। त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल का क्वाथ बनाकर इस्तेमाल करिए। ये बहुत अच्छे से बहुत डीप तक क्लेंजिंग भी करता है, और इसको इस्तेमाल करने से किसी भी तरह के बैक्टीरिया, जर्म या वायरस की एंट्री का सवाल नहीं होता। इससे आप अच्छे से एक्सटर्नली क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद जो भी ऑयल या कृतम यूज करना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड या कंडीशन, आप सिरिंज में लोड करके उसको दीजिए। इसके अलावा उत्तर बस्ती करने से पहले पूर्व क्रम, प्रधान क्रम या पश्चात क्रम क्या होते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व क्रम में जो एक प्रोटोकॉल है, अगर आप प्रोटोकॉल से चलेंगे तो साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सपोज पेशेंट आपके पास आया, ऐसा नहीं है कि बस वो आया और सीधा अपने उत्तर बस्ती रूम में उसको शिफ्ट किया और वहाँ उत्तर बस्ती कर दिया। हमेशा सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करना है। 2 to 3 आवर्स का मील्स का गैप उसको रखने को बोलना है। पीरियड्स खत्म होने के बाद, सपोज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 डेज का है तो डे 4 या डे 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज का है तो डे 6 या डे 7, जस्ट आफ्टर द पीरियड्स आर ओवर एंड बिफोर द ओव्यूलेशन वाला फेज। क्यों? क्योंकि इस समय में इंटरनल ऑस ओपन रहती है, तो आप जो भी मेडिकेशन डालते हैं वो इजीली डीप तक पेनिट्रेट हो जाती है। तो जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, फर्स्ट डे पेशेंट को प्रिपेयर करिए स्नेहन स्वेदन और उसके साथ अनुवासन बस्ते। ऐसा क्यों? क्योंकि पेशेंट का वात का शमन करना है। स्नेहन स्वेदन और अनुवासन बस्ती से फर्स्ट डे अगर आप इस तरह से करके नेक्स्ट डे उत्तर बस्ती शुरू करते हैं तो वो वात का शमन कर देता है। एंड नेक्स्ट डे पेशेंट को बुलाकर आप चाहे फुल अभ्यंग करिए या सिर्फ लोअर पार्ट का अभ्यंग और स्वेदन करने के बाद में निरूह बस्ती देने के बाद उत्तर बस्ती शुरू करिए। इससे क्या रहेगा कि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन होने की जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। दूसरा, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा क्योंकि हमने दोषों का भी शमन कर दिया, और निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती देने से किसी भी तरह का अगर स्रोतो अवरोध है तो वो भी ओपन हो गया। वैसे तो ये भी इंडिकेशन है कि पंचकर्म करने के बाद, मीन्स वमन या विरेचन करने के बाद आप उत्तर बस्ती हमेशा दीजिए। लेकिन अगर वमन या विरेचन का कोई मेजर इंडिकेशन नहीं लगता है, जैसे कभी कभी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहती है कि सारे पैरामीटर्स ओके हैं, पेशेंट की गट हेल्थ भी बहुत अच्छी है, कोई डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं है, एज भी कम है, और उस कंडीशन में नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी दीपन पाचन मेडिकेशंस दे दीजिए। स्नेहन स्वेदन, अनुवासन और निरूह करने के बाद ही उत्तर बस्ती करिए, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, दोष साम्यावस्था में रहेंगे, और मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा। तो स्नेहन स्वेदन करके अनुवासन बस्ती पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से आप उसमें कुछ भी कर दीजिए। निरूह बस्ती भी पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से दीजिए। अगर ट्यूबल ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें तो वमन या विरेचन करवा कर ही उत्तर बस्ती दीजिए, तब चांसेस ऑफ ओपनिंग दे बिकम हायर। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट विद द योग बस्ती। फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो उसमें तो 100% योग बस्ती के साथ या प्रॉपर पंचकर्म के साथ जाएंगे तभी ओपन होंगी, क्योंकि फिम्ब्रियल ब्लॉक जो है, जैसे मैंने बताया कि दे आर जस्ट नियर द ओवरीज। तो जब हम मेडिकेशन डालते हैं तो वो यूट्रस को पेनिट्रेट करते हुए फिलिपिन ट्यूब्स को पूरा क्रॉस करके जब लास्ट तक पहुंचता है तो उस समय पेशेंट की कैपेसिटी या इंटरनल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ तक जाकर वो उसको ओपन अप कर पाए। तो योग बस्ती से एक तो हम वात को भी बैलेंस कर पाएंगे, और एक्सेप्टिंग वाली जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्रोतो अवरोध ओपन होता चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आप किसी भी तरह से प्लान कर सकते हैं। पहले विरेचन या वमन देकर, या फिर योग बस्ती के साथ में, या फिर जो मैंने एक और तरीका बताया कि अनुवासन बस्ती दिया और उसके बाद निरूह बस्ती देकर उसके बाद भी आप उत्तर बस्ती शुरू कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग करिए, लेकिन इन सारी कंडीशंस का ध्यान रखिए कि एसेप्टिक कंडीशंस, प्रिकॉशंस के साथ में उत्तर बस्ती आप शुरू कर सकते हैं। देन
प्रधान कर्म में जैसे मैंने अभी बताया कि पहले आप पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटा दीजिए। लिथोटमी पोजीशन में लिटाने के बाद में क्लेंजिंग करिए। अपने ग्लव्स का भी इस्तेमाल अच्छे से करिए। क्लेंजिंग करने के बाद में जो भी मेडिकेशन आपको चाहिए उसको लोड कर दिया। लोड करने के बाद में आईयूआई कैनुला लगाकर सिम्स्पिकुलम या कस्कोज जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील होता है उसको लगाइए। सर्विक्स को एक्सप्लोर करिए। जब आपको अच्छे से सर्विक्स विजिबल हो जाती है तब जो उसकी ओपनिंग है उसमें से धीरे से आप आईयूआई कैनुला को पुश करवा कर और मेडिसिन को धीरे धीरे डालिए। कभी भी मेडिसिन जो है वो फोर्सफुली आपको पुश नहीं करनी और बहुत जल्दी नहीं डालनी। धीरे धीरे आप मेडिसिन डालते जाइए और पेशेंट से बात करते रहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप ट्यूबल ओपनिंग्स कर रहे हैं, मीन्स अगर पेशेंट ट्यूबल ब्लॉकेजेस के लिए आया है, आपने कोई उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य या उष्ण तीक्ष्ण ऑयल लिया है और वो अगर आपने तेजी से डाल दिया तो कभी कभी एकदम से अगर ओपन हुआ उस कंडीशन में पेशेंट को सिवियर पेन भी हो सकता है। पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में भी जा सकती है, बेहोश भी हो सकती है। इसलिए हमेशा धीरे धीरे मेडिकेशन डालिए, पेशेंट से बात करते रहिए। और अगर ट्यूबल ब्लॉकेजेस हैं तो उस कंडीशन में आप पेशेंट से पूछ भी सकते हैं कि आपको कहाँ सेंसेशन हो रही है, राइट में हो रही है, लेफ्ट में हो रही है, सेंटर में सेंसेशन हो रही है। तो जिस तरफ से मेडिकेशन क्रॉस करके जाती है पेशेंट बताते हैं। और ट्यूबल ओपनिंग्स का हमें इसी से पता चलता है। इनिशियली पेशेंट को नहीं पता चलता, वो केवल यही बताते हैं कि सिर्फ सेंटर में कुछ हेवीनेस फील हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ट्यूबल ओपनिंग्स होती चली जाती हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड जहाँ भी आप पूछेंगे या जिधर भी पेशेंट को सेंसेशन होगी वो आपको बताएगी कि यस मुझे इधर या उधर मुझे सेंसेशन हो रही है। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारे पेशेंट की जो ट्यूब्स हैं वो ओपन हो गई हैं या हो रही हैं। पेन होता है, मेडिसिन पास होते हुए पेशेंट को सेंसेशन होता है। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ओके, चलिए। तो अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट 3 डेज में कि मेन एनाटमी फिजियोलॉजी, निदान, उसके बाद फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, मेन कॉजेज, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन सी मेन मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं, पंचकर्म के थ्रू में कौन कौन से पंचकर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। सो उत्तर बस्ती इज अगेन अ पार्ट ऑफ द पंचकर्मा। बस्ती जिसको हम बोलते हैं, बस्ती को ही अगर हम सब टाइप्स में डिवाइड करते चले जाएं तो निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, तो इस तरह से बस्ती के ही कई तरह के सब टाइप्स हैं जिनमें से एक उत्तर बस्ती भी आता है। और उत्तर बस्ती आज की डेट में बहुत पॉपुलर इसलिए होता जा रहा है कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं और बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स वाले भी इसको अब यूज़ करने लगे हैं अपने सेंटर्स में, या बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं या फिर वो खुद ही कर रहे हैं। इसीलिए हम वैद्यों का जो ये एक इतना अच्छा टूल है या इतना अच्छा हमारे पास एक स्किल है, इसको हमें यूज़ करना है लेकिन सही तरीके से यूज़ करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि उत्तर बस्ती जो एक इतना अच्छा रिजल्ट्स देने वाला हमारा प्रोसीजर है, इसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और रिज़ल्ट मिलने के बजाय कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर उत्तर बस्ती इस्तेमाल करते हैं आप तो बिल्कुल एक सही तरीके से इस्तेमाल करिए, क्योंकि रॉन्ग मेथड से अगर यूज़ करेंगे उसको तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे। तो उत्तर बस्ती क्या है पहले ये जान लेते हैं।
उत्तर मार्ग से जो दी जाने वाली बस्ती है उसको उत्तर बस्ती कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में आचार्य, इसका नाम बस्ती क्यों पड़ा? इसका नाम बस्ती इसलिए पड़ा क्योंकि अजय की बस्ती से ही, जो रियल बस्ती थी, उसी से उस समय में बस्ती दी जाती थी, इसलिए इसका नाम बस्ती पड़ गया। और उत्तरोत्तर मार्ग से दी जाती है, इसलिए इसका नाम उत्तर बस्ती करा गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में यूज होती है, मेल और फीमेल दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेल्स में रूट जो है वो एक ही है। अगर हमें ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें भी देना है तो भी यूरेथ्रा के थ्रू ही देंगे। एंड अगर अगर सिमेन एनालिसिस या सिमेन पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है, उस कंडीशन में भी यूरेथ्रा के थ्रू ही दिया जाता है। बट फीमेल्स में देयर आर टू डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट पैसेजेस या इसका जो रास्ता है वो कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो इसका डिफरेंट रास्ता है, जैसे हम सभी जानते हैं यूरेथ्रा। और अगर यूट्रस में देना है देन वेजाइनल या सर्वाइकल कैनाल के थ्रू हम उत्तर बस्ती देते हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों में ही हम इसको दे सकते हैं। इंडिकेशंस मेन जो हैं, all the diseases related with urinary tract, means chronic cystitis अगर हो गया है, ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, उस कंडीशन में यूरेथ्रा के थ्रू, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। और अगर फीमेल्स में कुछ मीन्स इश्यूज हैं गायनी से रिलेटेड, फर्टिलिटी से रिलेटेड, तो उन सभी कंडीशंस में हम उत्तर बस्ती दे सकते हैं। मेल में भी मेनली जब ऐसा लगता है कि ऑल द पैरामीटर्स आर ओके, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हार्मोनल पैरामीटर्स भी ओके हैं। एंड हमने जब डॉपलर कराया है, यूएसजी स्क्रोटम कराया है, तो उसमें भी कोई एज सच मेजर इंडिकेशन नहीं है, फिर भी सिमन पैरामीटर्स ठीक नहीं है। शोधन कराने के बाद में रसायन चिकित्सा जिस समय देते हैं, शुक्रवर्धक देते हैं, उसके साथ में उत्तल बस्ती भी दे सकते हैं जब काउंट्स जो है वो बहुत ही लो में है। तो जल्दी रिजल्ट्स देने के लिए हम उत्तर बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा फीमेल्स में देर आर मल्टीपल इंडिकेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम वेजाइनल रूट। वेजाइना में भी उत्तर बस्ती देने का विधान है, लेकिन उत्तर बस्ती जो है, जो ज़्यादा इफेक्टिव जो है, वो यूट्राइन कंडीशंस में, फेलोपियन ट्यूब्स वाली कंडीशंस में या ओवेरियन कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। वेजाइनल कंडीशंस में हम पिछू धारण करवा सकते हैं। तो इंडिकेशंस जैसे मैंने बताया कि इसके यूट्रस में यदि कोई फाइब्रॉइड है या किसी भी तरह की इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो इम्प्लांटेशन में कुछ बाधाएं क्रिएट कर रही है, उस कंडीशन में उत्तर बस्ती दे सकते हैं। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं, चाहे वो कॉर्नल है, फिम्ब्रियल है या मिडिल में कहीं कोई ब्लॉकेज है, उसमें भी उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। परमानेंट ओपनिंग करता है उत्तर बस्ती एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपी, जो एलोपैथ में है वो लोग ओपन तो कर देते हैं लेकिन दैट इज नॉट द परमानेंट, वो कुछ टाइम के बाद में दोबारा से ब्लॉक हो जाती हैं। बट एक बार आयुर्वेदीय उत्तर बस्ती से अगर ट्यूबल ओपनिंग्स हुई हैं तो वो हमेशा के लिए ओपन हो जाती हैं, देन देयर इज नो ब्लॉकेज अगेन। एंड इसके अलावा अगर लो एमएच की कंडीशन है, उसमें भी उत्तर बस्ती का रोल है। किसी भी तरह के सिस्ट हैं, उसमें भी उत्तर बस्ती का रोल है। या और भी बहुत सारी कंडीशंस, जैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो नहीं ठीक से बनती है, उसमें भी उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। सो एनी नंबर ऑफ इंडिकेशंस फॉर द उत्तर बस्ती। कोई भी इंडिकेशन में हमें मेडिकेशन चूज करनी है और उस मेडिकेशन के हिसाब से हमें उत्तर बस्ती करना है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं उत्तर बस्ती में? सबसे पहले तो जहां भी आप उत्तर बस्ती कर रहे हैं वो रूम बिल्कुल
एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ, हाइजीनिक कंडीशंस के साथ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया, इट्स अ स्किल्ड प्रोसीजर। हर कोई इसको नहीं कर सकता है। जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं वही करे। बिकॉज बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद में उसी बेड पे लेटाकर उत्तर कर रहे हैं। वो वहां पर वो हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में अगर पेशेंट ने कोई इन्फेक्शन कैच कर लिया तो अगेन बेनिफिट्स देने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उत्तर बस्ती जब भी करें, स्नेहन स्वेदन करने के बाद में आप हमेशा एक अलग रूम में विद ऑल द एसेप्टिक प्रिकॉशंस, इंस्ट्रूमेंट्स भी हमेशा ऑटोक्लेव स्टेराइल करके एवरी टाइम, हर पेशेंट में अलग से इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करके यूज करें, और यूज करने के बाद में फिर से वॉश करके उसको ऑटोक्लेव करिए। कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं? सबसे पहले क्लेंजिंग के लिए स्पंज होल्डर, जिसमें हम कॉटन को होल्ड करके क्लेंजिंग करेंगे। उसके बाद में कस्पोज या सिम स्पेकुलम, वॉल्सलम, कभी कभी सर्विक्स को अगर कैच करने के लिए वॉल्सलम का यूज कर सकते हैं। यूट्राइन साउंड, जस्ट टू रिवील कि वेदर द ओवरी सॉरी यूट्रस इज इंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। उसके बाद हमें चाहिए एक सिरिंज 5 ml की, जिसमें हमें अपने ऑयल्स या घृतम को अपलोड करना है। देन कैसे हम पुश करेंगे मेडिसिन को? आईयूआई कैनुला के थ्रू। सिरिंज के आगे हम आईयूआई कैनुला लगा देंगे और उसके थ्रू हम उत्तर बस्ती कर देते हैं। तो ये कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उत्तर बस्ती में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए हमें? ऑटोक्लेव, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करने के लिए। किडनी ट्रे, जिसमें कि हम अपना द्रव्य जो क्लेंजिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको रख सकते हैं। ग्लव्स, हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करिए एसेप्टिक प्रिकॉशंस को मेंटेन करने के लिए। स्वाब्स, गॉज पीसेस। कभी भी जब आप उत्तर बस्ती कर रहे हैं तो बेटाडीन या सेवलॉन का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि जब आप एक आयुर्वेदिक प्रणाली से उत्तर बस्ती कर रहे हैं तो उसमें अपनी ही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल का क्वाथ बनाकर इस्तेमाल करिए। ये बहुत अच्छे से बहुत डीप तक क्लेंजिंग भी करता है, और इसको इस्तेमाल करने से किसी भी तरह के बैक्टीरिया, जर्म या वायरस की एंट्री का सवाल नहीं होता। इससे आप अच्छे से एक्सटर्नली क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद जो भी ऑयल या कृतम यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड या कंडीशन, आप सिरिंज में लोड करके उसको दीजिए। इसके अलावा उत्तर बस्ती करने से पहले पूर्व क्रम, प्रधान क्रम या पश्चात क्रम क्या होते हैं वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व क्रम में जो एक प्रोटोकॉल है, अगर आप प्रोटोकॉल से चलेंगे तो साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सपोज पेशेंट आपके पास आया, ऐसा नहीं है कि बस वो आया और सीधा अपने उत्तर बस्ती रूम में उसको शिफ्ट किया और वहाँ उत्तर बस्ती कर दिया। हमेशा सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करना है। 2 to 3 आवर्स का मील्स का गैप उसको रखने को बोलना है। पीरियड्स खत्म होने के बाद, सपोज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 डेज का है तो डे 4 या डे 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज का है तो डे 6 या डे 7, जस्ट आफ्टर द पीरियड्स आर ओवर एंड बिफोर द ओवुलेशन वाला फेज। क्यों? क्योंकि इस समय में इंटरनल ऑस ओपन रहती है, तो आप जो भी मेडिकेशन डालते हैं वो इजीली डीप तक पेनिट्रेट हो जाती है। तो जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, फर्स्ट डे पेशेंट को प्रिपेयर करिए स्नेहन स्वेदन और उसके साथ अनुवासन बस्ती। ऐसा क्यों? क्योंकि पेशेंट का वात का शमन करना है। स्नेहन स्वेदन और अनुवासन बस्ती से फर्स्ट डे अगर आप इस तरह से करके नेक्स्ट डे उत्तर बस्ती शुरू करते हैं तो वो वात का शमन कर देता है। एंड नेक्स्ट डे पेशेंट को बुलाकर आप चाहे फुल अभ्यंग करिए या सिर्फ लोअर पार्ट का अभ्यंग और स्वेदन करने के बाद में निरोह बस्ती देने के बाद उत्तर बस्ती शुरू करिए। इससे क्या रहेगा कि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन होने की जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। दूसरा, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा, क्योंकि हमने दोषों का भी शमन कर दिया
और निरोग बस्ती या अनुवासन बस्ती देने से किसी भी तरह का अगर स्रोतो अवरोध है तो वो भी ओपन हो गया। वैसे तो ये भी इंडिकेशन है कि पंचकर्म करने के बाद, मीन्स वमन या विरेचन करने के बाद आप उत्तर बस्ती हमेशा दीजिए। लेकिन अगर वमन या विरेचन का कोई मेजर इंडिकेशन नहीं लगता है, जैसे कभी कभी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहती है कि सारे पैरामीटर्स ओके हैं, पेशेंट की गट हेल्थ भी बहुत अच्छी है, कोई डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं है, एज भी कम है, और उस कंडीशन में नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी दीपन पाचन मेडिकेशंस दे दीजिए, स्नेहन स्वेदन अनुवासन और निरूह करने के बाद ही उत्तर बस्ती करिए। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, दोष साम्य अवस्था में रहेंगे, और मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा। तो स्नेहन स्वेदन करके अनुवासन बस्ती पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से आप उसमें कुछ भी कर दीजिए, निरूह बस्ती भी पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से दीजिए। अगर ट्यूबल ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें तो वमन या विरेचन करवा कर ही उत्तर बस्ती दीजिए, तब चांसेस ऑफ ओपनिंग दे बिकम हायर। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट विद द योग बस्ती। फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो उसमें तो 100% योग बस्ती के साथ या प्रॉपर पंचकर्म के साथ जाएंगे, तभी ओपन होंगी। क्योंकि फिम्ब्रियल ब्लॉक जो है, जैसे मैंने बताया कि दे आर जस्ट नियर द ओवरीज, तो जब हम मेडिकेशन डालते हैं तो वो यूट्रस को पेनिट्रेट करते हुए फिलिपिन ट्यूब्स को पूरा क्रॉस करके जब लास्ट तक पहुंचता है, तो उस समय पेशेंट की कैपेसिटी या इंटरनल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वहां तक जाकर वो उसको ओपन अप कर पाए। तो योग बस्ती से एक तो हम वात को भी बैलेंस कर पाएंगे, और एक्सेप्टिंग वाली जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्रोतो अवरोध ओपन होता चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आप किसी भी तरह से प्लान कर सकते हैं, पहले विरेचन या वमन देकर, या फिर योग बस्ती के साथ में, या फिर जो मैंने एक और तरीका बताया कि अनुवासन बस्ती दिया और उसके बाद निरूह बस्ती देकर उसके बाद भी आप उत्तर बस्ती शुरू कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग करिए, लेकिन इन सारी कंडीशंस का ध्यान रखिए कि एसेप्टिक कंडीशंस प्रिकॉशंस के साथ में उत्तर बस्ती आप शुरू कर सकते हैं। देन प्रधान कर्म में जैसे मैंने अभी बताया कि पहले आप पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटा दीजिए, लिथोटमी पोजीशन में लेटाने के बाद में क्लेंजिंग करिए, अपने ग्लव्स का भी इस्तेमाल अच्छे से करिए। क्लेंजिंग करने के बाद में जो भी मेडिकेशन आपको चाहिए उसको लोड कर दिया, लोड करने के बाद में आईयूआई कैनुला लगाकर सिम्स्पिकुलम या कस्कोज जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील होता है उसको लगाइए। सर्विक्स को एक्सप्लोर करिए, जब आपको अच्छे से सर्विक्स विजिबल हो जाती है तब जो उसकी ओपनिंग है उसमें से धीरे से आप आईयूआई कैनुला को पुश करवा कर और मेडिसिन को धीरे धीरे डालिए। कभी भी मेडिसिन जो है वो फोर्सफुली आपको पुश नहीं करनी और बहुत जल्दी नहीं डालनी। धीरे धीरे आप मेडिसिन डालते जाइए और पेशेंट से बात करते रहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप ट्यूबल ओपनिंग्स कर रहे हैं, मीन्स अगर पेशेंट ट्यूबल ब्लॉकेजेस के लिए आया है, आपने कोई उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य या उष्ण तीक्ष्ण ऑयल लिया है और वो अगर आपने तेजी से डाल दिया तो कभी कभी एकदम से अगर ओपन हुआ तो उस कंडीशन में पेशेंट को सिवियर पेन भी हो सकता है। पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में भी जा सकती है, बेहोश भी हो सकती है। इसलिए हमेशा धीरे धीरे मेडिकेशन डालिए, पेशेंट से बात करते रहिए। और अगर ट्यूबल ब्लॉकेजेस हैं तो उस कंडीशन में आप पेशेंट से पूछ भी सकते हैं कि आपको कहाँ सेंसेशन हो रही है, राइट में हो रही है, लेफ्ट में हो रही है, सेंटर में सेंसेशन हो रही है। तो जिस तरफ से मेडिकेशन क्रॉस करके जाती है पेशेंट बताते हैं। और ट्यूबल ओपनिंग्स का हमें इसी से पता चलता है। इनिशियली पेशेंट को नहीं पता चलता, वो केवल यही बताते हैं कि सिर्फ सेंटर में कुछ हेवीनेस फील हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ट्यूबल ओपनिंग्स होती चली जाती हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड जहाँ भी आप पूछेंगे या जिधर भी पेशेंट को सेंसेशन होगी वो आपको बताएगी कि यस मुझे इधर या उधर मुझे सेंसेशन हो रही है। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारे पेशेंट की जो ट्यूब्स हैं वो ओपन हो गई हैं या हो रही हैं। पेन होता है, मेडिसिन पास होते हुए पेशेंट को सेंसेशन होता है। तो दिस इज द प्रधान कर्म। और यू मे टेक अराउंड 5 to 7 minutes। और कितनी डोज होनी चाहिए? 3 to 4 ml।
मेडिसिन की डोज 3 to 4 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूट्रस की कैपेसिटी इतनी ही होती है। और जब आप धीरे धीरे पुश करते चले जाते हैं मेडिसिन को आईयूआई कैन्युला के थ्रू सिरिंज से पुश करते हैं, तो वो धीरे धीरे मेडिकेशन जब अंदर जाती है तो पेशेंट को उसको सेंसेशन भी होती है। और जितनी मेडिसिन अंदर जाती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जाने के बाद में बाकी की मेडिकेशन जो है वो धीरे धीरे वापस भी आ जाती है। तो जब आप धीरे धीरे डालते हैं तो जितनी रिक्वायर्ड है वो वहाँ एब्जॉर्ब होके बाकी की विजाइनल कैनाल में आ जाती है। विजाइनल कैनाल में आप पिचू जब आप कर लेंगे उसके बाद पिचू धारण करा सकते हैं, ताकि वो आपकी विजाइनल कैनाल से धीरे धीरे पूरे जेनिटल ट्रैक्ट में, जो आप पेशेंट के विजाइनल कैनाल में मेडिसिन इकट्ठी हो गई है, पिछू धारण कराने से वो वहाँ पर धीरे से पेनिट्रेट हो जाएगी। उत्तर बस्ती करने के बाद में पेशेंट को हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसको इमीडिएटली उठने के लिए नहीं बोलना है। आप उसको या तो हेड डाउन पोजीशन में कर दीजिए, या उसकी कमर के नीचे में कोई पिल्लो या कोई ऐसी चीज़ रख दीजिए ताकि मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो जाए। और कभी कभी जब मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है तो पेशेंट को पेन भी होता है, या किसी तरह का कोई हेडेक या किसी तरह का इशू ना हो, तो हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखिए और हेड लो पोजीशन में उसको डाल दीजिए। अगर पेशेंट को पेन होता है, कभी कभी पेशेंट को ऐसा भी होता है कि कोई हमने उष्ण तीक्ष्ण दवाई दी है या कोई ऐसा ऑयल डाला है, पेन होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं कि पेन जो है वो ज़्यादा ना हो। एक तो उत्तर बस्ती जैसे ही हमने किया, हीटिंग पार्ट आप उसके लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में लगा दीजिए। इसका कारण ये है कि जब हम कभी मेडिसिन डालते हैं, जब वो फेलोपियन ट्यूब से क्रॉस करते हुए थोड़ा सा उसका स्पिल पेरिटोनियल कैविटी में आता है, तो कभी कभी मसल स्पाज्म में आ जाती हैं, उसके कारण पेन होता है। हीटिंग पैड रखने से वो स्पाज्म उतना अच्छे से जो है वो नहीं होता, और पेन भी नहीं होता, और मेडिसिन अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर पेशेंट को पेन होता है तो आप उसको हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकते हैं, शेखर रस दे सकते हैं, शंखवटी भी दे सकते हैं। ये सब देने के बावजूद भी अगर पेन हो रहा है, कैस्टर ऑयल से मसाज कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस जब हम करते हैं, ये सब मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो पेन धीरे धीरे सेटल हो जाता है। थोड़ा बहुत पेन होता है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हल्का, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्प्स होते हैं उस तरह के क्रैम्प्स होते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है, जिनके ब्लॉकेजेस होते हैं उनको ज़्यादा पेन होता है, या हम कभी उष्ण तीक्ष्ण मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो जब पेनिट्रेट करती है तो उस कंडीशन में भी पेन होता है। तो जो भी रीज़न है पेन का, उन सब में हम इस तरह से सेटल डाउन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर पेन ज़्यादा हो गया है तो हम मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एज ए प्रिकॉशन हिंगवाष्टक चूर्ण खिलाकर ही पेशेंट की उत्तर बस्ती करिए, या शंखवटी खिलाकर ही पेशेंट की उत्तर बस्ती करिए। तो इन दैट कंडीशन भी पेशेंट को पेन की टेंडेंसी जो है वो कम रहेगी, या अगर ज़्यादा होने वाला होगा तो वो कम में रहेगा। आप जब पेशेंट को घर जाने के लिए बोलते हैं आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाफ एन आवर, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को घर के लिए भी ये मेडिकेशंस दे सकते हैं। और फर्स्ट डे में आप उसको हर 2 या 3 घंटे के बाद भी लेने के लिए बोल सकते हैं। एंड सम अदर प्रिकॉशंस जो आप पेशेंट को बोलेंगे कि घर पे जाकर कोई भी ठंडा खाना नहीं खाना, रेफ्रिजरेटेड खाना नहीं खाना, हेवी मील्स नहीं लेने हैं, तले हुए या तीखे या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, भारी खाना नहीं खाना है। क्योंकि जो मेडिकेशन जा रही है, जो पेनिट्रेट हो रही है पल्विक एरिया में, अगर कोई हैवी फूड या ठंडी चीज़ ले ली तो वो स्पाज्म को बढ़ाएगी, या हैवी चीज़ जो है उसके पेनिट्रेशन वाले जो मैटर है उसको डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए हल्का खाना, रेस्ट करने को बोलना है, घर पे भी जाके हीटिंग पैड लगाने को बोल सकते हैं, और कुछ भी हल्का गुनगुना जैसे कि सूप, ग्रीन टी, या हल्का सा गर्म दूध हल्दी वाला, ये भी लेने को बोल सकते हैं। तो इन सब कंडीशन से उसको पेन अगर हो भी रहा होगा तो वो सबसाइड कर जाएगा, एंड द पेशेंट विल फील रिलैक्स। तो ये हो गए उत्तर बस्ती के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। उत्तर बस्ती के क्लासिफिकेशन जो हैं, ये स्नेहिक या निर्विक उत्तर बस्ती जो मैंने अभी पहले बताया,
कि स्नेहन और स्वेदन करना है, फर्स्ट डे में अनुवासन देनी है, अगले दिन लुरु बस्ती देकर ही उत्तर बस्ती स्टार्ट करनी है। मूत्राशय गतमार्ग से देनी है, योनिगत मार्ग से देनी है या गर्भाशयगत मार्ग से देनी है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा मेडिकेशंस की, कौन सी कंडीशंस में हम मेन मेन मेडिकेशन क्या दे सकते हैं। वैसे तो आप पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट सम ऑफ द कॉमन मेडिकेशंस जो हम यूज कर सकते हैं उसमें आता है कि सपोज पेशेंट को फाइब्रॉइड है तो उसमें हम थोड़ा सा क्षार या कुमारी तेल या त्रिफला तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें क्षार कासीस का तेल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी क्षार कासीस या जो उष्ण तीक्ष्ण ऑयल होते हैं इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना कि सिर्फ आपने यही दे दिया। हमेशा इसको किसी सॉफ्ट ऑयल के साथ मिक्स करके दीजिए। जैसे क्षार कासीस की क्वांटिटी 0.4 या 0.5 ml से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में आप सहचर, धन्वंतरम, महानारायण इसको मिक्स करके दीजिए, तो क्षार का डायरेक्ट इम्पेक्ट भी नहीं पड़ेगा और दूसरे ऑयल के साथ मिक्स होने से वो अपना काम भी कर लेगा लेकिन ज़्यादा हार्म भी नहीं करेगा। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट क्षार देंगे तो आप जानते ही हैं कि क्षार का इफेक्ट कैसा होता है। वो ओपन नहीं भी करेगा अगर, तो कहीं ना कहीं सेल्स को कुछ हद तक डैमेज कर सकता है। वैसे तो ऐसा बताया गया है कि फर्टाइल जो एज ग्रुप होती है उसमें क्षार का इस्तेमाल नहीं करना है, कुमारी तेल का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप कुमारी तेल आपके पास है तो कुमारी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो कम मात्रा में क्षार तेल के साथ आप दूसरे ऑयल्स को मिलाकर इस्तेमाल करिए। एंडोमेट्रियल थिकनेस या लाइनिंग नहीं बन रही है तो उस कंडीशन में फलघृतम या शतावरी इसका बहुत अच्छा रोल है, इसको आप दे सकते हैं। जीवंत्यादि घृतम होता है, धात्र्यादि घृतम है, जो भी आपके पास उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रोल है शतपुष्पा का, जैसे मैंने बताया था कि शतपुष्पा को आप टैबलेट फॉर्म में दीजिए, ऑयल फॉर्म में दीजिए। जहाँ भी फर्टिलिटी वाले इश्यूज हैं, एमएच लो है, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, उन सब में आप शतपुष्पा को उत्तर बस्ती की फॉर्म में, नाभिपूरण की फॉर्म में, नस्य की फॉर्म में, अभ्यंग भी करा सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप शतपुष्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उत्तर बस्ती में भी अगर शतपुष्पा का इस्तेमाल करते हैं तो शतपुष्पा भी थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण में आता है, तो आप इसको भी किसी दूसरे ऑयल या घृतम के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। तो ऑयल और घृतम का कॉम्बिनेशन करके यदि देते हैं तो उस कंडीशन में भी जो उष्ण तीक्ष्ण वाले इफेक्ट है वो उतने नहीं आते हैं और वो अपना काम भी कर देता है। और ट्यूबल ब्लॉकेजेस का हो गया, फाइब्रॉइड्स का हो गया, एंडोमेट्रियल थिकनेस का हो गया, लो एमएच का हो गया, एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस भी आजकल बहुत कॉमन है। तो एंडोमेट्रोसिस में यदि हाइड्रोसल्फिंग्स है तो हाइड्रोसल्फिंग्स वाली कंडीशन में उत्तर बस्ती कभी नहीं देना है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी फ्लूड है अंदर, इन्फ्लेमेशन है। तो पहले इन्फ्लेमेशन को खत्म करिए, फ्लूड को ड्राई अप करिए, उसके बाद में आप उत्तर बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि फ्लूड के साथ में उत्तर बस्ती देने से उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा और इन्फ्लेमेशन और बढ़ सकता है। तो these are some of the common indications in the female उत्तर बस्ती। मेल उत्तर बस्ती की अगर बात करें तो मेल उत्तर बस्ती में अगर काउंट्स बहुत कम हैं, मीन्स बिलो 1 मिलियन, बिलो 4 या बिलो 5 मिलियन, उस कंडीशन में आप बस्तान बस्ती, इसका बहुत अच्छा रूल है। इसमें आजा के बस्ती को लेकर, उसके टेस्टिस को लेकर उसका प्रिपरेशन करके ऑयल बना सकते हैं। वो आप शास्त्र में देख सकते हैं किस तरह से ऑयल का प्रिपरेशन बताया गया। उसकी बस्ती अगर देते हैं उत्तर बस्ती तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप प्रॉपर पंचकर्म विधि के बाद में, रसायन औषधियाँ, शुक्रवर्धक के बाद में अगर आप उत्तर बस्ती देना चाहते हैं तो उसमें भी शतपुष्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवंत्यादि या धात्र्यादि घृतम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी के साथ साथ आप ब्राह्मी घृतम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बला तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, शीर बला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, घृतम है, ऑयल है, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही देना है, आप दो या तीन को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज, जैसे
फीमेल उत्तर बस्ती करते हैं तो क्वांटिटी शुड बी ओनली अराउंड 3 to 4 ml, जबकि मेल उत्तर बस्ती में ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेल उत्तर बस्ती जब हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मेडिकेशंस डायरेक्टली यूरेथ्रा से पास होते ही यूरिनरी ब्लैडर में जा रही है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द यूट्रस। इसीलिए मेल उत्तर बस्ती करते हुए हम क्वांटिटी जो है मेडिकेशन की ज़्यादा रखते हैं। उसमें यूजुअली 40 to 50 ml तक, स्टार्ट विथ 10 to 20 ml, और अगर 3 दिन या 4 दिन का आपने प्लान आउट किया है उसमें आप बढ़ाते बढ़ाते जो है 30 या 40 या लास्ट डे में 50 ml तक भी दे सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाइए, फर्स्ट डे में ही एकदम 40-50 ml नहीं देना है। एंड मेल उत्तर बस्ती के लिए आपको 50 ml का सिरिंज लेना है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल हो रहा है। एंड यहाँ पर क्योंकि यूरेथ्रा की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, मैं यूजुअली इन्फेंट फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल करती हूँ। बिकॉज इन्फेंट फीडिंग ट्यूब एक तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत पतली भी होती है, यूरेथ्रा के थ्रू आराम से क्रॉस कर जाती है, और अंदर जाकर अगर वो यूरेथ्रा में चली भी गई है, वहाँ पर फोल्ड भी हो गई है, तो ये किसी तरह का डैमेज नहीं करेगी। इसीलिए इन्फेंट फीडिंग ट्यूब में हम उसको सिरिंज के साथ अटैच करके, और जब वो हम यूरेथ्रा के थ्रू उसको ब्लैडर तक पहुंचा देते हैं, फिर हम धीरे 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 मेडिकेशन को पुश करते हैं। अगेन यहाँ पर भी धीरे धीरे ही मेडिकेशन पुश करनी है, और जिस समय हम यूरेथ्रा के थ्रू डाल रहे होते हैं तो उस समय भी धीरे धीरे पुश करते जाते हैं मेडिकेशन, सो दैट पूरा यूरेथ्रल कैनाल भी धीरे धीरे जो है वो मॉइस्ट होते होते जो है वो इन्फेंट फीडिंग ट्यूब को हम अंदर पहुंचा सके। धीरे धीरे जहाँ पेशेंट को पेन हो वहाँ रोक दीजिए, थोड़ा सा मेडिकेशन पुश करिए, एंड उसके बाद दोबारा से आप उसको डालते जाइए धीरे धीरे जब तक वो यूरेथ्रा के अंदर ना पहुंच जाए। जब अंदर पहुंच जाता है फिर पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, उस समय फिर आप धीरे धीरे मेडिसिन को पुश कर दीजिए, और पुश करने के बाद में आप पेशेंट को होल्ड करने को बोलिए। अगेन पेशेंट को हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखना है, हमेशा उत्तर बस्ती करने के बाद में हाफ एन आवर रखना है। एंड मेल उत्तर बस्ती में अपने पेशेंट को बोलना है कि 2-3 घंटे के लिए कोई लिक्विड नहीं लेना, क्योंकि लिक्विड लेते ही यूरिन की अर्ज रहेगी और यूरिनरी ब्लैडर में जो मेडिसिन इकट्ठी है वो बाहर निकल जाएगी। इसीलिए 2 आवर्स के लिए पेशेंट को बोलना है कि वाटर इनटेक या कोई भी लिक्विड इनटेक नहीं करना, रेस्ट पे रहना है। उसके बाद अगर लेता है तो वो धीरे धीरे मेडिकेशन जो वहाँ इकट्ठी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद अगर पास आउट होती भी है तो एटलीस्ट वो अपना इफेक्ट दे देती है। तो इंडिकेशंस अगेन मेल में सेवन पैरामीटर्स में मॉर्फोलॉजी, मोटेलिटी या काउंट्स, इनमें से कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्ब है तो आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेशन के साथ मेल उत्तर बस्ती जो है वो प्लान कर सकते हैं। एंड मेल में भी अगर कुछ पेन है या कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं तो सेम हिंगवाष्टक चूर्ण, सूत शिखर रस, शंखवटी, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। बट यूजुअली पेन वाली कंडीशंस जो हैं वो फीमेल उत्तर बस्ती में ज़्यादा होती है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब से क्रॉस करते हुए पेरिटोनियल कैविटी में आ जाती है, जिसकी वजह से पेन कभी कभी होता है। अगर कोई उष्ण तीक्ष्ण मेडिकेशन है और वो पेरिटोनियल कैविटी में स्पिल हो गई है तो उस कंडीशन में स्पाज्मोटिक पेन होता है। जबकि मेल पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो यूरिनरी ब्लैडर में ही इकट्ठी है, वो पेरिटोनियल कैविटी में स्पिल नहीं हो रही है, इसलिए चांसेस ऑफ पेन आर लेसर इन द मेल एज कंपेयर टू द फीमेल उत्तर बस्ती। और अगर फीमेल्स में हमें सिस्टाइटिस की कंडीशन में या कुछ इस तरह के स्ट्रिक्चर्स हैं यूरेथ्रा में, उस कंडीशन में अगर हम उत्तर बस्ती देते हैं तो उसमें हम सेचरादी तेल, बला, या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग घृतम है, कुछ भी ऐड करके उत्तर बस्ती दे सकते हैं। सो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, किस तरह से उत्तर बस्ती की जाती है। मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी हमारा टॉपिक, क्योंकि मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी है इसलिए हम ज़्यादा फोकस उसी पे करेंगे। तो these are some of the indications, and what are the contraindications? Contraindications फीमेल में जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उस समय में बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपान वायु जो है वो
उसका निर्हरण होने देना है, और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मेडिसिन ले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको ब्लॉक कर देगा। कोई इन्फेक्शन है उस कंडीशन में नहीं करना है। जैसे वेजिनाइटिस हो रहा है या कोई और पीआईडी की कंडीशन है, तो उसमें पहले उसको ट्रीट करना है, उसके बाद उत्तर बस्ती कर सकते हैं। एक्यूट कोई कंडीशन जैसे फीवर या डायरिया या कोई ऐसी कंडीशन है, उसमें भी उत्तर बस्ती नहीं देना है, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंट सफ़र कर रहा है और उसके कारण पेन या कुछ और हो जाएगा, तो अगेन उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। बिफोर ओवुलेशन करना है, पोस्ट ओवुलेशन नहीं करना है कभी भी उत्तर बस्ती। बिकॉज ओवुलेशन के बाद अगर उत्तर बस्ती करते हैं तो सपोज पेशेंट ने कंसीव कर लिया है तो वो उसको हैम्पर करेगा। और इसके अलावा कोई यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं तो पहले उसको भी सेटल डाउन करना है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके अलावा अनमैरिड गर्ल है उसमें भी नहीं इस्तेमाल करना है उत्तर बस्ती, बिकॉज उसमें पीवी करना भी अलाउड नहीं है, तो उत्तर बस्ती भी आप नहीं कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन। सेम इन द मेल्स, अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, फीवर है या किसी तरह के कोई डिस्चार्जेस हैं, तो उस कंडीशन में भी उत्तर बस्ती नहीं करना है। बाकी और सभी कंडीशंस में उत्तर बस्ती कर सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल विद ऑल द सेप्टिक प्रिकॉशंस एंड स्टेराइल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में उत्तर बस्ती करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट उत्तर बस्ती कैसे करते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कौन कौन सी कॉमन मेडिकेशंस हैं, ये सब उत्तर बस्ती में करते हैं। तो आज के इस उत्तर बस्ती सेशन से रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स हैं तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। मैम, जैसे आपने ये बोला कि शतपुष्पा देना लो एमएच में, तो मैम इनकी डोज कैसे डिसाइड करनी है और कितने दिन तक देना है पेशेंट को? हाँ, देखो उत्तर बस्ती यूजुअली आफ्टर पीरियड्स 3 डेज, 3 या 4 डेज, उससे ज़्यादा मत दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप पेशेंट को बार बार दिए चले जाते हैं तो इंजरी के भी चांसेस हो सकते हैं, स्पाज्मोटिक पेन भी बढ़ सकता है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप थोड़ी थोड़ी मेडिकेशन डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी जो है इंटरेक्ट करके मसल्स को स्पाज्मोटिक मोड पे भी ला सकती हैं। सो 3 to 4 days in each cycle. तो 3 cycles टू फॉर द 3 consecutive months, इस तरह से उत्तर बस्ती हम प्लान करते हैं। उसमें भी अगर पेशेंट को 3 साइकिल्स देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूशन में देते चले जा रहे हैं, जस्ट गिव अ ब्रेक ऑफ अनदर 3 to 4 months। फिर भी नहीं रिजल्ट मिलते तब आप दोबारा से प्लान कर सकते हैं, बट यूजुअली 3 साइकिल्स के बाद अगले 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ ही जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई मेजर इशू ना हो। एंड बात रही डोज की, तो डोज तो जैसे मैंने बताया कि फीमेल उत्तर बस्ती में 3 to 4 ml से ज़्यादा नहीं जाना। उसमें भी कोई उष्ण तीक्ष्ण मेडिकेशन है तो उसके साथ किसी दूसरे को मिक्स करना है। तो यूजुअली अगर आप शतपुष्प ऑयल दे रहे हैं तो 1 to 2 ml, और उसके साथ में महानारायण, धन्वंतरम, शतावरी, फलघृतम कुछ भी मिक्स करके दे सकते हैं। मैम, और लो एमएच में हम लोग टैबलेट्स में क्या कुछ दे सकते हैं और कैसे डोज जाएगी टैबलेट में? देखो मैंने क्या बताया था कि लो एएमएच कोई डिजीज़ नहीं है। किस कंडीशन में पेशेंट आपके पास आया है, कि लो एएमएच का रीज़न क्या है? मेनोपॉज है, मेनोपॉज की तरफ जा रहा है वो है, तो उसमें ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाएगा। कम एज में आई है पेशेंट, उसमें अगर लो है उसमें ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाएगा। क्या कारण है जिससे हुआ है वो हमने उसमें डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। तो देर आर एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, एन नंबर ऑफ मेडिकेशंस, बट पहले आपको देखना है कि कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है। और किसी का कोई डाउट? हेलो, हाँ जी सिमरन।
हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो हाँ जी। मैम, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनकी ना ओवरी श्रिंक हो जाती है उसी के खाते हैं। तो उस केस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यस यस, देखो, किसी भी कंडीशन में अगर ओवरीज श्रिंक हो रही हैं तो उसमें मतलब वो धातुश्रय में गई हैं। श्रिंक होना आयुर्वेद में किससे को रिलेट करते हैं कि धातुश्रय मतलब वात बढ़ा है, वात बढ़ के ही तो धातुश्रय की तरफ ले जा रहा है। वात जब एक लेवल तक बढ़ता है तो पेन या रुक्षता लेकर आता है। बहुत ज्यादा हायर लेवल पर अगर वात दृष्टि हो गई है तो वो धातुश्रय में ले जाता है, मतलब श्रिंक होना। तो हमें वात शमन करना है। सबसे पहले ओसिपिल्स या हॉर्मोन्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाके उनके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको तो रिड्यूस कर रहा है ना। मीन्स ओवरी का अपना फंक्शन क्या है, अगर ओसिपिल्स दे दिया या हॉर्मोन्स दे दिया तो दिस स्टॉप वर्किंग। अपना जो उनका नॉर्मल फंक्शन है वो धीरे धीरे धीरे, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, वो उसको डिलेड पीरियड्स की हिस्ट्री रहती है, 2 महीने नहीं आया, 3 महीने नहीं आया, वो क्या करेंगे, हार्मोन ले लेते हैं और पीरियड्स आ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारी ओवरीज या हमारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे इनएक्टिव मोड पे जा रहा है। तो उस इनएक्टिव मोड को हमें एक्टिव मोड पे लाना है। उसके लिए हमें अपने आयुर्वेद के हिसाब से कुछ स्टिमुलेटिंग मेडिकेशंस भी डालनी है, वात शमन भी करना है, मीन्स ओवरऑल दोषों का शमन करना है। तो जब हम दोषों का शमन करते हैं तो उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्या मेडिकेशंस हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? अगर उतर उसकी ब्रांड करें तो क्या कर सकते हैं? मेडिकेशंस तो मैंने जो बताई हैं, कॉमन कोई कोई मेडिकेशंस बताई हैं। कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आप बता सकते हैं? पर्टिकुलर तो देखो, हमारे आयुर्वेद में कोई भी ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं। मैंने बताया, पेशेंट की प्रकृति को देखिए, पेशेंट की प्रकृति देखिए, पेशेंट की एज देखिए, क्रॉनिसिटी ऑफ द इशू देखिए, उसके हिसाब से आप चलिए। जो मैंने कॉमन कॉमन मेडिकेशंस बताई उनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। दीपन पाचन के साथ रसायन मेद है, ये सब दीजिए। पंचकर्म प्लान करना पड़ता है, पंचकर्म करिए। रसायन औषधियों से काम चलता है, रसायन से करिए। उत्तर बस्ती करनी है, उत्तर बस्ती, जैसे भी आपको लगता है, क्योंकि कोई फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं आयुर्वेद में। इसीलिए अभी जो मैंने ये चीजें बताई हैं, दे आर ऑल द बेसिक। तो इसमें आप इन सब में से आप पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग चूज करिए, चूज करके प्लान आउट करिए और उसको यूज करिए। अगर सपोज मैं आपको बोल देती हूँ हाँ ओवरी श्रिंक हो रही है इसमें ये डाल दीजिए, लेकिन पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से वो सूट नहीं करे, देन तो पेशेंट की प्रकृति को देखकर उसके दोषों को समझ के ही आपको प्लान करना पड़ेगा। हर्षवर्धन सिंड्रोम एंड ब्लूबर्ड कैल्सिफिकेशन के केसेस भी बहुत सारे आते क्या आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही? हैं। मैम, हर्षवर्धन सिंड्रोम एंड ब्लूबर्ड कैल्सिफिकेशन के केसेस भी बहुत सारे आते हैं ओपीडी। तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? सॉरी, आवाज फिर आपकी बहुत डीप में चली जा रही है, क्लियर ही नहीं हो रहा, क्या पूछ रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि अशरमैन सिंड्रोम एंड ल्यूट्रॉन कैल्सिफिकेशन ऐसे केसेस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हम कर सकते हैं? एशरमैन सिंड्रोम और दूसरा क्या बोला? यूट्राइन कैल्सिफिकेशन, यूट्रस की लाइनिंग में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। यस यस यस, कैल्सिफिकेशन, हाँ हाँ। देखो ये भी बात से ही रिलेटेड है। मैंने क्या बोला था फर्स्ट डे में, कभी भी आप अगर एलोपैथिक डायग्नोसिस जो आ रहे हैं उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे तो कभी भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। आश्रमन सिंड्रोम ले लीजिए या कैल्सिफिकेशन ले लीजिए, कौन से दोष आ रहे हैं इसमें, आप दोषों को लीजिए, दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। वात डोमिनेंट हो रहा है, पित्त हो रहा है या कफ हो रहा है, क्या डोमिनेंट है और इसने कहाँ तक धातुओं को जो है इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, उनको ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे एंडोमेट्रोसिस में होता है, उसमें भी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है उसमें किसिंग ओवरीज हो जाती हैं या एडिशंस होने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग या फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है, राइट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बस्ती का इस्तेमाल करेंगे, स्नेहन स्वेदन का इस्तेमाल करेंगे। अपना पंचकर्म के थ्रू जब हम स्नेहन करवाते हैं, स्नेहपान करवाते हैं,
वहां से भी आम का जो संचय है वो जब बाहर निकलता है तो धीरे धीरे चीजें बैलेंस में आती हैं। तो चाहे वो एशमैन सिंड्रोम हो, चाहे वो एडिशंस हो, चाहे वो कैल्सिफिकेशन हो, कहीं ना कहीं वो संचय होते होते जो है उन्होंने वहां की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दिया है। तो उसमें आप पंचकर्म के थ्रू ट्रीट करिए, मीन्स थिंग्स दे हैव बिकम क्रॉनिक, और क्रॉनिसिटी से ही वहां पे उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है। और दोषों ने वहां पर जो है वो दोष डोमिनेंट है, वो कफ है या पित्त है या वात है, उनको समझ के उनके हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। बट कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जहां पर सर्जरी ही हमें करवानी पड़ेगी, तो पेशेंट को फिर सर्जिकल रिमूवल के साथ फिर बुलाइए और फिर पंचकर्म के थ्रू करिए, तब भी रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे एशमैन सिंड्रोम में कैल्सिफिकेशन अगर हो गई है और बहुत क्रॉनिक हो गई है, या पेशेंट ऑलरेडी सर्जरी करवा के आया हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर पंचकर्म के साथ में आप थोड़ा सा एलोपैथिक टच ले सकते हैं, क्योंकि जहां जरूरी है कि सर्जरी के बिना हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कई बार एंडोमेट्रियोसिस में किसिंग ओवरीज आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में नेचुरल कंसीविंग हो ही नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट का पंचकर्म या ये सब ट्रीटमेंट के साथ में एटलीस्ट उसकी इनर हेल्थ को या उसके इम्यूनिटी लेवल्स को इतना अच्छा कर सकते हैं, या क्वालिटी को इतना अच्छा कर देते हैं कि वो फिर जब आईवीएफ में जाते हैं तो वहां पर उसके चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस रेट बिकम हायर। इस तरह से हर चीज को अपने आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के साथ कोरिलेट करिए और उन्हीं के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दीजिए। और किसी के डाउट्स? हेलो हाँ जी। मैम, जैसे पंचकर्म का प्लान हमने बनाना है तो कैसे बनाएं? मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग आप कोई पीडीएफ या कुछ ऐसे फॉर्मेट में बता सकते हो कि स्टार्टिंग से जाता है? एंडिंग? मतलब एक रैंडम पेशेंट ले लेते हैं, मेल या फीमेल एक पर्सन ले लेते हैं, मतलब मेल या फीमेल का इन्फर्टिलिटी बेसिक फीचर्स ले लेते हैं, उसको कैसे स्टार्टिंग टू एंडिंग कैसे कैसे थेरेपीज रख सकते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है 7 डेज या 15 डेज का 21 डेज का, वो तो उसके प्लानिंग लिए करते हैं, देखो, तो उसके लिए कैसे तो सेट करें? एक उसके बार आप लिए उसका पीडीएफ या कुछ उसका परफॉर्मा शेयर कर सकते हो? देखो, उसके लिए तो फिर पंचकर्म पूरा स्टडी करना पड़ेगा ना आपको, है ना, क्योंकि पंचकर्म अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो पंचकर्म के लिए तो फिर वो किस पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, दोषों के हिसाब से इसमें कौन सा पंचकर्म जाएगा, वात है तो बस्ती नहीं जाएगा, मैम, पित्त है। वो तो चलो चीजें समझ आ जाती है, बट एक हाँ, प्रोटोकॉल आई वांट कि वो क्या स्टेप बाय स्टेप, जैसे 7 डेज का प्लान कैसे बनाते हैं, वो प्लान मुझे नहीं, वो जानना भी है। वो भी कोई ऐसा इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं वो सब प्लान्स। हम कोई भी एक फिक्स फॉर्मूला, मैंने क्या बताया शुरू में, आयुर्वेदा इज नॉट एट ऑल फॉर्मूला बेस्ड। हर एक का हम डिफरेंट प्रोटोकॉल तय करते हैं, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, क्रॉनिसिटी के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, सबका डिफरेंट रहता है। एक मतलब एक अगर मैं बता दूं आपको, ठीक है ये ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन किसी डिफरेंट पर्सन में वो जाएगा ही नहीं। नहीं मैम, एज मतलब नॉलेज के लिए एक बार देखे तो सही कि कैसे वो प्लान बनाते हैं, कैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियोसिस ही ले लें, तो उसमें कैसे हम प्लान कर सकते हैं? ऑल्दो हमें तो स्टार्ट ऑब्वियस है कि आम कोई हमें महीन करना है, उससे स्टार्ट करना है, उस बर्तन वगैरह से स्टार्ट करना है, बट मेन है कि वो प्लान स्टार्ट कैसे कैसे, देखो हर डॉक्टर का डिफरेंट होता है प्लान बनाने का बिल्कुल, तरीका। बिल्कुल। तो आप कैसे करते हो? वो कोई एक दो आप शेयर कर सकते हो? हमें प्रिस्क्रिप्शन शेयर कर दो ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग प्रिस्क्रिप्शन सके। देखो, प्रिस्क्रिप्शन तो हम नहीं शेयर कर सकते क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन सबके पेशेंट्स के अपने पास रहती हैं। और बेसिकली दीपन पाचन पहले दिया जाता है, किसी को 1 वीक का देते हैं, किसी को 15 डेज का देते हैं। दीपन पाचन देने के बाद में अगर हमने वमन प्लान किया तो स्नेहपान शुरू करा दिया, विरेचन प्लान किया तो विरेचन के लिए स्नेहपान करा के, अभ्यंगम वगैरह करा के वो करवा दिया, तो ऑलमोस्ट इट टेक्स अराउंड 1 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम उत्तर बस्ती प्लान करते हैं, और साथ साथ ओरल मेडिकेशन तो चलती ही रहती हैं। पंचकर्म कराने के बाद में रसायन औषधियां शुरू कर देते हैं। सिंपल सा कितने प्रोटोकॉल तो डेज यही के है। लिए मैम पर्टिकुलरली करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्नेल स्वेदन ही कर रहे हैं तो कितने डेज के लिए हमें वो तो करना है देखिए, रेगुलर ये बेसिस तो पे? अगेन पंचकर्म की बात आ गई ना, स्नेह स्वेदन तो पंचकर्म में सारा मेंशन किया हुआ है, कितने डेज का आपको देना है, 3 डेज देना है, 5 डेज देना है, 7 डेज देना है। दिस इज अगेन डिटेल ऑफ द पंचकर्मा। तो पंचकर्मा की डिटेल में अगर जाएंगे तो अपने आप में फिर से एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना।
कितने डेज देना है और कैसे करना है। यहाँ हम अभी सिर्फ इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। पंचकर्मा में जाएंगे तो और वो अगेन डिफरेंट पार्ट हो जाएगा। मैम जैसे हमारे पास पर्टिकुलरली एस्टिनो या डायबिटीज या टीएफआई जिसका कम होता है, ऐसे केसेस भी आते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली ओलिगो हो या एस्टिनो हो या तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करके इसको एक मेडिसिन तो डिसाइड आपकी कर आवाज सकते ही हैं? क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल से सुनाई पड़ रहा है आपका। हेलो। हाँ अभी क्लियर है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे पास पर्टिकुलर पेशेंट आ गया कि किसी की मोर्टालिटी या एस्टीनोस्पर्मिया है उसको, या हम्म। उसको टेटोजोस्पर्मिया का ये केला आता है, या जैसे जिसका डीएफआई कम हो जाता है। तो हम्म। ऐसे केसेस में हम ड्रग ऑफ द चॉइस कैसे डिसाइड करें कि पर्टिकुलरली एस्टीनोस्पर्मिया पेशेंट को तो हमें यही देना है, या टेराटो में यही देना है, या वेरिकोसील हो गया और चाइटस हो गया, तो उसमें ये पर्टिकुलर ही ड्रग्स देने हैं, ये हमें प्रिस्क्रिप्शन में डालने हैं, तो वो मैंने कल कैसे डिसाइड बताया, करें? कल बताया तो था मैंने, जब मेल इनफर्टिलिटी में मेन मेडिकेशंस भी बताई थी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बताया था पर्टिकुलर डिजीजेस का। और बाकी अगेन मैं वही बोल रही हूँ, आप एस्थीनोस्पर्मिया या टेराटोस्पर्मिया मत लीजिए, उसके पीछे के दोषों को लीजिए। पर्टिकुलर पेशेंट में अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है, ओलिगो आ रहा है तो पेशेंट की कंडीशन देखिए कौन सा दोष प्रधान है। एस्थीनो आ रहा है तो पेशेंट को उससे कैलकुलेट करिए कि इसमें कौन से दोष प्रधान है और उसी के हिसाब से ट्रीट करिए। सिम्टम्स कभी भी आयुर्वेद में मैटर नहीं करते। डिजीज का नाम जो है हम अपने हिसाब से उसमें निदान बनाएंगे, अपने हिसाब से जो हम उसमें डायग्नोसिस बनाएंगे तभी हम ट्रीट कर पाएंगे। तो हमेशा कोई भी पेशेंट कंप्लेंट लेकर आ रहा है उसको आयुर्वेद से कोरिलेट करिए। मैंने कल सिमन पैरामीटर्स पढ़ने उसमें रीडिंग करने के लिए भी आपको बताया था कि ये होगा तो ये दोष प्रधान होगा, ये होगा तो ये दोष प्रधान होगा। दोषों के हिसाब से ट्रीट करिए आप। अगर वो वाले डायग्नोसिस के हिसाब से अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूछेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस पर्टिकुलर सिम्टम के पीछे कौन सा आयुर्वेदिक दोष प्रधान है उसको ट्रीट करिए, रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके मैम, थैंक यू। बाकी के डाउट्स हम कल लेते हैं, कल फिर से हम डाउट क्लास ही रखेंगे, जितना भी हमने 4 दिन डिस्कस किया है, जो भी जिस जिसके डाउट्स हैं कल हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो कल रात को फिर से 9 बजे रखेंगे डाउट क्लास, जिस जिसके जो जो डाउट्स रहेंगे उसमें हम डिस्कस करते हैं। और कुछ एक दो केसेस हम आपके साथ और डिस्कस कर लेंगे, कुछ सक्सेसफुल केसेस, तो उसके साथ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना।